एवरीवन, आज के इस लेक्चर के अंदर हम वीबीटी पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आपके पास किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ध्यान से देखना, वीबीटी के सबसे पहले पोस्टुलेट की बात करेंगे, क्योंकि अगर आपने पोस्टुलेट समझ लिए कि वीबीटी कहना क्या चाह रही है, उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, तो वीबीटी आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगी और क्वेश्चन को डेफिनेटली आप यहाँ से अटेम्प्ट कर दोगे। तो देखो, पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि मेटल शुड हैव द वेकेंट sp और d ऑर्बिटल्स फॉर द अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड। मतलब क्या है कि मेटल के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए जहां पर लिगेंड क्या कर सके, लिगेंड के पास फील्ड ऑर्बिटल है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके इस मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में। उसके बाद कहता है द नंबर ऑफ सुटेबल वेकेंट d ऑर्बिटल्स ऑफ द कंपैरेबल एनर्जी undergo the hybridization to form the new types of orbitals, and these orbitals are known as the hybrid orbitals। देखो क्या कहता है कि जो वैकेंट ऑर्बिटल्स आपके पास हैं, जो ओवरलैप करते हैं आपके पास, जो हाइब्रिडाइजेशन देंगे, वो सिर्फ वही ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। जो कंपैरेबल एनर्जी के होते हैं वही ओवरलैप करके वही हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और जब वो हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैप करके करते हैं तो जो ये न्यू ऑर्बिटल्स आपके बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। इसने क्या कहा है कि जो भी वैकेंट ऑर्बिटल आपके पास है, डी ऑर्बिटल है, सेम एनर्जी के, जो हाइब्रिडाइजेशन दे रहे हैं, वो क्या करते हैं, न्यू टाइप के जो ऑर्बिटल्स बनाते हैं उनको ओवरलैप करके जो बना रहे हैं, उसी का ही एक नया नाम दे दिया हमने। क्या दे दिया उसको, हाइब्रिड ऑर्बिटल दे दिया। ठीक है, कोई मतलब बड़ा हमने तीर नहीं चलाया, सिंपल क्या है, जो हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, जो एम्प्टी ऑर्बिटल थे, हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद उनको क्या बोल दिया है, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने बोल दिया है। आगे कहता है दीज वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास ओवरलैप विद द लिगेंड्स ऑर्बिटल्स टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड और द कोवेलेंट बॉन्ड। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी मेटल के आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स थे, सेम एनर्जी के, जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कह दिया। कि ये जो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास क्या है, इस लिगेंड के ऑर्बिटल्स के साथ, फील्ड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करते हैं, और यहां पर या तो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है या फिर यहां पर आपके पास क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। दोनों का मीनिंग समझ में आना चाहिए। 99.9% आपके पास यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, मान लिया किसी एक बंदे के पास पैसों की कमी नहीं है और एक के पास पैसे बिल्कुल नहीं है, दोनों को खाना है। एक तो ये होता है कि मान लिया कोई चीज है, 2 रुपए की आनी है, 1 रुपया मेटल ने दे दिया, 1 रुपया लिगेंड ने आपके पास दे दिया, तो दोनों की शेयरिंग से उन्होंने वो चीज खरीद ली आपके पास। लेकिन यहां पर क्या है, मेटल के पास कुछ भी नहीं है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, और लिगेंड के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो यहां पर शेयरिंग नहीं हो रही है, इक्वल शेयरिंग नहीं हो रही है। यहां पर क्या है, लिगेंड कहता है चल कोई बात नहीं, तेरे पास नहीं है, मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता हूं, और ठीक है, वो अपना काम चला लेते हैं, बॉन्डिंग आपके पास कर लेते हैं। तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, जहां पर लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहां पर ट्रांसफर करता है, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में करता है। और अगर ये शेयरिंग होती, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास मेटल का होता, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास लिगेंड का होता, तब ये शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाते हैं उसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर मैक्सिमम आपके पास 99.99% आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनता है। लेकिन बुक्स में लिखा भी जाता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इक्वली चांसेस हो जाते हैं, अगर मेटल के पास कहीं पर एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं कोवेलेंट बॉन्ड बनने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो आपको ये जो आपके पास पोस्टुलेट है, बेसिक पोस्टुलेट जो फर्स्ट आपके पास है, ये आपको पता होना चाहिए कि मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, लिगेंड के पास फील्ड ऑर्बिटल है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ओवरलैप आपके पास इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मेटल्स के साथ करते हैं, और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देते हैं अपने फील्ड ऑर्बिटल से मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, ये इसका बेसिक क्राइटेरिया यहाँ पर होता है, हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक क्राइटेरिया आपके पास यहाँ पर होता है। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास अगला पोस्टुलेट कहता है, अगला पोस्टुलेट क्या कहता है, ये कहता है कि मेटल्स को हम क्या करते हैं, दो
दो टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। मतलब इसने कहा कि जो मेटल्स हैं वो दो तरह के आपके पास देखने को मिलेंगे। अब दो तरह के कौन से आपके पास होते हैं, एक आपके पास वीक फील्ड लिगेंड आपके पास होते हैं, एक आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसने क्या कहा, अगला जो आपके पास पोस्टुलेट है, इसने कहा कि लिगेंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, पहला जो आपके पास है, पहला कौन सा होता है, वीक फील्ड लिगेंड आपके पास होता है, वीक लिगेंड्स आपके पास होते हैं। और सेकंड आपके पास कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। अब ये इसकी एक ड्रॉबैक थी, ये नहीं बता पाया कि कौन सा लिगेंड आपके पास स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा आपके पास वीक होता है। वो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, वो हमेशा ही वीक क्यों होता है, ये आगे चल के हम इसकी ड्रॉबैक्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। बट फिलहाल इसने क्या बोला कि जो लिगेंड है उसको दो टाइप्स इसने बोले कि एक तो हम वीक लिगेंड बोलेंगे, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलेंगे। जो वीक लिगेंड है वो पेयरिंग ना करने की उसकी टेंडेंसी होती है, कभी भी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं करता। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमारे पास होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की उसकी टेंडेंसी होती है। ये दो पॉइंट आपको यहां पर याद करने हैं। लिगेंड्स दो तरह के होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड जो पेयरिंग नहीं करवाएगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपके पास जहां पर क्या होती है, पेयरिंग करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर कौन कौन से आएंगे, साइनाइड आपके पास है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास है, ठीक है, आपके पास अमोनिया है। ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं। जितने भी हैलाइड्स की बात करती हूँ, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड आपके पास है, आयोडाइड है, वाटर आपके पास है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड आपके पास होते हैं। याद रखना इसको कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराएंगे और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखो आगे चल के कहता है, अगला पोस्टुलेट क्या कहता है आपके पास कि अगर मेरे पास कहीं पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, ये कहता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सिर्फ टू टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होती है। कौन कौन सी पॉसिबल है, या तो आपके पास sp3d2 आपके पास होगा, या फिर d2sp3 आपके पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसने कहा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, या तो sp3d2 होगा या फिर आपके पास d2sp3 होगा। चाहे हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 हो, तभी भी हमेशा ज्योमेट्री कैसी रहेगी, ऑक्टाहेड्रल रहेगी, या फिर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो तो भी क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहती है। हमने ऑक्टाहेड्रल का टाइप भी पढ़ा है। या फिर मैं ये कहूं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 6 होता है तो दो टाइप के आपके पास हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होते हैं, एक sp3d2 होता है, एक d2sp3 है। sp3d2 का मतलब है वो भी ऑक्टाहेड्रल शेप का रहेगा, और d2sp3 है वो भी ऑक्टाहेड्रल शेप का रहेगा। अब मेन बात क्या है कि अगर sp3d2 मैंने इसको लिखा तो इसको मैं क्या कहती हूं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहती हूं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहा जाता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और अगर d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसे क्या बोला जाता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ध्यान से सुनना, इनको ऐसा क्यों बोला जाता है। अगर मैंने d को अंदर की साइड रखा तो इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, d को अगर मैंने बाहर की तरफ रखा तो इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स जो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करते हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जो कॉम्प्लेक्सेस आपके पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो d ऑर्बिटल आपके पास इन्वॉल्व होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कहां से आते हैं, उसकी nth शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है। आउटर ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि जो d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करते हैं वो कहां से करते हैं, आउटर वाली शेल से करते हैं, आउटर मोस्ट शेल से पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं क्या कहूंगी कि अगर d ऑर्बिटल्स की nth शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। और इनर ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से वाली शेल से पार्टिसिपेट करते हैं, n-1th शेल के पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यहां पर n-1th शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं डी ऑर्बिटल के, और यहां पर nth शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट था बहुत ही ज्यादा। इसके बाद देखो अगला, ये बात थी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर, जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, वीक फील्ड लिगेंड की बात कर, टेट्राहेड्रल के केस में बात करें, तब आपके पास क्या होता है। तो देखो टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है, या फिर हम ये कहें जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात की जाती है तब आपके पास क्या रहता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल थी, या तो आपके पास sp3d2 थी या फिर d2sp3 थी। देखो ध्यान से, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 6 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, एक s का है, 3 p के हैं, 4 हो गए, 2 आपके पास d के हैं, टोटल 6 ऑर्बिटल्स आपके पास ओवरलैप कर रहे हैं। यहां देखो आपके पास यहां पर भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, d2 के 2 हो गए, एक s का हो गया 3 और 3 p के हो गए, टोटल 6 ऑर्बिटल्स आपके पास ओवरलैप कर रहे हैं। अब बात आती है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 4 है तो यहां पर भी दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, या तो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, 3 p के ऑर्बिटल एक s का ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा, या फिर आपके पास क्या होगा, एक d का करेगा, एक s का करेगा, 2 p का करेगा। टोटल कितने हो गए, 4 आपके पास हो गए। तो दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। एक आपके पास कौन सी है, sp3 है, दूसरा आपके पास क्या है, sp2 dsp2 आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब जब कॉम्प्लेक्स आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करेगा तब तब ज्योमेट्री हमेशा क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल रहेगी। इंपॉर्टेंट है, अगर हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ अगर sp3 आपके पास है तो आपके पास ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। और अगर आपके पास कोई dsp2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करता है तो उसकी ज्योमेट्री आपके पास क्या रहेगी, स्क्वायर प्लेनर रहेगी। कई बार क्वेश्चन आता है सीबीएसई में आपके पास कि ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आपके पास शो करता है, और ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है, ये आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है, एक्सप्लेन करो। इसका मतलब आपको वीबीटी से एक्सप्लेन करना है, आपको उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर बतानी है, और आप बताओगे अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, और अगर आपके पास dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो आपके पास क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर उसकी ज्योमेट्री होगी। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है। अब देखो d है, यहां पर d क्या है, इनर वाला आपके पास है, या तो d आपके पास करेगा या d ओवरलैप नहीं कर रहा है, p के ओवरलैप कर रहे हैं आपके पास s के साथ, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ हम कॉम्प्लेक्सेस को दो टाइप्स में और डिवाइड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी पॉसिबल है, और उसकी पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में ज्योमेट्री आपके पास क्या है, मच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास है, मच इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स आपके पास हैं। अब देखो हम कॉम्प्लेक्सेस को दो टाइप में और डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं हाई स्पिन आपके पास कॉम्प्लेक्सेस, एक हम कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। दोनों का मतलब समझ में रखना। अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है, इसको रिवर्स में याद रखना। रिवर्स में कैसे है, अगर लो होगा तो इसका मतलब यहां पर कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जनरली। ठीक है, मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब क्या है कि यहां पेयरिंग देखने को मिलेगी। और अगर मेरे पास हाई स्पिन है तो यहां पर पेयरिंग देखने को नहीं मिलेगी आपके पास। इस वर्ड को याद रखना। उल्टे से याद कर सकते हो कि अगर हाई है तो वीक फील्ड की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर आपके पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब वहां पर पेयरिंग देखने को मिलेगी। अब जो लो स्पिन और हाई स्पिन का फंडा होता है वो सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ हम किस में चेक करते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में चेक करते हैं, टेट्राहेड्रल में नहीं होता। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इंपॉर्टेंट बात है। जो भी हम लो स्पिन पेयरिंग नॉन पेयरिंग की बात करते हैं वो ऑक्टाहेड्रल में बात करते हैं, हम टेट्राहेड्रल में बात नहीं करते। टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्सेस हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करोगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करोगे, वो हमेशा कैसे होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आपके पास होते हैं, मतलब वहां पर कभी भी पेयरिंग नहीं होगी। अब देखो, अब आप ये कहोगे मैम क्या कह रहे हो आप, पेयरिंग हो रही है नहीं हो रही है, ये कैसे पता चलता है कि पेयरिंग होती है या नहीं होती है। देखो मेरे पास क्या है कि एक ऑर्बिटल है, दो में डिवाइडेड है, आगे चल के पढ़ेंगे T2G और EG के अंदर डिवाइडेड है। मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में जंप करना चाहता है, मान लिया, ध्यान से देखना, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास यहां पर हैं, अगला इलेक्ट्रॉन यहां पर जाना चाहता है, अगर ये गैप बहुत ज्यादा हो गया, ध्यान से सुनना, अगर ये गैप बहुत ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप नहीं कर पाएगा, उसको इतनी एनर्जी इजीली नहीं मिल पाएगी, तो वो क्या करेगा, यहां पर पेयर अप करना स्टार्ट करता है। पेयरिंग ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, जब हम पेयरिंग की बात करें कि इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करना है, इसका मतलब है कि ये जो आपके पास ऑर्बिटल है ग्राउंड और इसका एक्साइटेड स्टेट आपके पास है, या दो ऑर्बिटल्स के बीच का गैप है, वो बहुत ज्यादा होता है, उसके पास इनफ एनर्जी नहीं होती कि वो एक्साइट करके ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाए, इसीलिए वो क्या करता है, पेयर अप करना पसंद करता है। और अगर ये गैप आपके पास कम होता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, पेयर अप नहीं करता, ऊपर वाले में जंप कर जाता है, तो आपके पास इस टाइप की सिचुएशन देखने को मिलेगी। ये हम CFT के अंदर और आगे भी चल के इसको और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपके पास पेयरिंग ऑफ एनर्जी और नॉन पेयरिंग ऑफ एनर्जी का मतलब किससे था, इस गैप से था। इसका मतलब क्या है कि हम किसकी बात कर रहे हैं कि टेट्राहेड्रल की केस में गैप आपके पास एनर्जी गैप है जो वो क्या होता है, कम आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल की एनर्जी गैप के रिलेशन के बारे में, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, अगले लेक्चर में उसकी एक स्पेशल क्वेश्चन की फॉर्म में वीडियो डालूंगी, ठीक है। फिलहाल VBT पे फोकस करते हैं, VBT से जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पे फोकस करते हैं। तो अगर मेरे पास एनर्जी गैप कम था तो आपके पास क्या था, आपके पास पेयरिंग नहीं हो रही थी। इसका मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल के केसेस में देखने को मिलता है कि ये गैप आपके पास कम होता है, इसीलिए वहां पर पेयरिंग आप नहीं कराते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसी के साथ अगले पोस्टुलेट की तरफ हम बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको ध्यान में जरूर रखना। जितने पॉइंट गए हैं, खासकर ये वाले जो पॉइंट्स हमारे पास गए हैं 4th और 5th, मच इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अगला पोस्टुलेट देखो, आगे हम क्या कहते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस का मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करते हैं। हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करते हैं। हम कहते हैं अगर मेरे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर मेरे पास कहीं पर भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास प्रेजेंट होते हैं, मतलब कहीं पर भी, चाहे एटलीस्ट 1 आपके पास हो, प्रेजेंट होना चाहिए, अगर है तो हम क्या कहते हैं कि वो कॉम्प्लेक्सेस कैसा बिहेव करते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं। और अगर आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसको मैंने n आपके पास कह दिया, अगर n आपके पास 0 हो जाता है तो वो कैसा शो करता है, डायामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नॉन जीरो हैं तो आपके पास हमेशा कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 0 है तो इसका मतलब वो डायामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नेटिक मोमेंट बताओ निकाल के कॉम्प्लेक्सेस का। देखो, पोस्टुलेट को हल्के में मत लेना, पोस्टुलेट समझ में आएगा तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को एक जगह करके भी बताऊंगी कि कैसे एक कॉम्प्लेक्सेस से हम सारी बातें निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, अगला है मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे निकालते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट जो यहाँ पर निकाला जाता है, हम किससे निकालते हैं, स्पिन ओनली फॉर्मूला से निकालते हैं। स्पिन ओनली फॉर्मूला क्या कहता है आपके पास कि म्यू की वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू √n × n + 2 बोर मैग्नेटॉन से निकलती है।
एन यहाँ पर क्या होता है, फिर से एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर एन की वैल्यू मेरे पास 1 है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आपके पास है, तो म्यू की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, 1 इंटू 1 प्लस 2। इसका मतलब क्या हो गया, √3 बोर मैग्नेटोन आपके पास वैल्यू हो गई। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो आप क्या करोगे, म्यू इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करोगे और यहां से क्या निकाल सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। अब खास बात क्या है, जब भी आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे, एक के लिए तो आपने निकाल लिया, जितना आगे जाओगे ना वैल्यू रूट निकालना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और खासकर हमारे बायो के स्टूडेंट्स के लिए बहुत टफ हो जाता है। बायो वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे या फिर नॉन बायो वाले भी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक वैल्यू को याद रखेंगे। वैल्यू याद करना बहुत इजी है, ध्यान से देखना मेरी बात को। अगर मेरे पास क्या है, एन की वैल्यू 1 आपके पास है, अगर मेरे पास एन की वैल्यू 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 1.73 आपके पास हो जाएगी। याद रखना बहुत ईजी है, सब बोर मैग्नेटोन इसी फॉर्मूले के बिहाफ पर निकाली गई है। मैंने कहा अगर n की वैल्यू 1 है तो म्यू की वैल्यू कितनी आती है, √3 किसके इक्वल होता है, 1.73 बोर मैग्नेटोन के इक्वल आपके पास होता है। बोर मैग्नेटोन क्या है, आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है, ठीक है। अगर 1 है तो वैल्यू कितनी आ गई, 1.73 आ गई। अगर आपके पास n की वैल्यू 2 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 2.87 आपके पास निकल कर आएगी। अगर मेरे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैल्यू आपके पास 3.89 आएगी। अगर मेरे पास 4 वैल्यू है तो 4.9 आएगी। अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 5.92 आपके पास आएगी। अगर 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं तो यहाँ पर 6.9 आएगी। अगर 7 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड आपके पास हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो 7.9 आपको देखने को मिलती है। देखो याद करना मुश्किल नहीं है, अप्रोक्स में आप याद कर सकते हो। 1 के लिए 1.7, 2 के लिए 2.87, 3 के लिए 3.8 समथिंग, 4 के लिए 4.9, 5.9, 6.9, 7.9। इजी है याद करना। तो कई बार पेपर सीबीएसई में क्वेश्चन आता है कि मान लिया आपके पास मैग्नेटोन की वैल्यू है, आपके पास म्यू की वैल्यू है, वो 5.92 बोर मैग्नेटोन आपके पास है। आप बताओ कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो आप क्या करते हो, जनरली क्या करते हो, आपके पास इस फॉर्मूले को पुट करते हो, यहाँ पर म्यू की वैल्यू को रखते हो, फिर आप दोनों साइड स्क्वायर लेते हो, एन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हो। अब आपके पास क्या फॉर्मूला तो आप लिखोगे, लेकिन वैल्यू कैसे निकालोगे, जो आपने याद की है डायरेक्ट उसी से निकालोगे। मतलब अगर म्यू की वैल्यू 5.92 है, इसका मतलब 5.9 समथिंग है, तो इसका मतलब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5 होंगे। एक और ध्यान देना, अगर मैंने कहा म्यू की वैल्यू 5.01 बोर मैग्नेटोन है तो बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कैसे बताओगे। अगर 5.9 समथिंग होती है तब आपके पास 5 आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर 5.01 है मतलब आपके पास 4.9 के आसपास की वैल्यू है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, आपके पास 4 आ रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना। कभी कभी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। मान लिया 4.9 है तो आपके पास 5.01 हो सकती है, 5.0 हो सकती है, 4.99 आपके पास हो सकती है। और ये सब किस वजह से होता है, आगे हम हायर लेवल पे जाते हैं तो हम एलएस कपलिंग वगैरह पढ़ते हैं, उनकी वजह से आपके पास इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के अंदर थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलता है। फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि अगर फॉर्मूले में वैल्यू निकालना पूछे तो आपको यही वैल्यू बतानी है, और अगर जिसके अप्रोक्स में जो वैल्यू होती है, ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, 0.1 का वेरिएशन हो जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 0.1, इससे ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 0.2 का डिफरेंस करके आपसे पूछता है, इससे बाहर आपसे नहीं पूछता है। तो आपको क्या करना है, जहां पर रिजेंबल करेगा इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के आ जाएंगे, उसी के आसपास आ जाएंगे। अब लास्ट प्रॉपर्टी, यहां पर क्या है, कौन कलर्ड होगा कौन कलरलेस होगा, किस पे डिपेंड करता है, वो भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। मतलब क्या है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, एन की वैल्यू 0 है, तो हम क्या कहते थे, डायमैग्नेटिक बिहेवियर है, और साथ ही साथ क्या होगा, आपके पास कलरलेस होगा। अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहे मिनिमम 1 क्यों ना हो आपके पास, तो वो कैसा रहेगा, आपके पास कलर्ड रहेगा। ये पोस्टुलेट आपको पता होने चाहिए।
क्विक रिवाइज करती हूँ, उसके बाद सीधा क्वेश्चंस पे जाते हैं कि कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो, किस तरह से आप सीबीएसई या कंपटीशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। ध्यान से सुनना, हमने क्या बात की, दो टाइप के आपके पास लिगेंड बताए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग में आपको ध्यान में रखना है साइनाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसके बाद हमारे पास फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड आपके पास है, वाटर आपके पास है, ये सब आपके पास क्या रहेंगे, वीक फील्ड लिगेंड रहेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब पेयरिंग करेगा, वीक फील्ड लिगेंड का मतलब पेयरिंग नहीं करेगा। उसके बाद बोला कि अगर आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है आपके पास तो या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, या तो D2sp3 होगा या फिर आपके पास sp3d2 होगा। दोनों की ज्योमेट्री आपके पास ऑक्टाहेड्रल रहती है। D2 बाहर है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कह दिया, D2 अंदर है तो उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कह दिया। ठीक है, उसके बाद क्या की, लो स्पिन हाई स्पिन की बात की। टेट्राहेड्रल वाले हमेशा हाई स्पिन रहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाले वेरी करते हैं, लो भी हो सकते हैं, हाई स्पिन भी हो सकते हैं। हाई का मतलब किससे है, जहां पेयरिंग नहीं होगी, वीक लिगेंड से हम कंपेयर करके याद करते हैं। लो स्पिन का मतलब है स्ट्रॉन्ग से याद करते हैं, मतलब वहां पर पेयरिंग देखने को मिलेगी। फिर हमने बोला म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है रूट ऑफ n इंटू n+2 से, जहां पर n की वैल्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 1 वैल्यू होगी 1.73, 2 होगा 2.89, 3 होगा 3.8 समथिंग, 4 होगा 4.9, 5.9, 6.9, 7.9 समथिंग करके आपके पास वैल्यू आ जाती है। इसके बाद बोला अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो डायामैग्नेटिक होगा और आपके पास कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स आपके पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा, और साथ के साथ कैसा होगा, कलर्ड होगा। तो ये पोस्टुलेट थे जो आपको याद होने चाहिए। अब इसी के बेसिस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे कॉम्प्लेक्स देके आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना पूछता है, उसके बारे में बात करेंगे। एक लास्ट रिवीजन हमने ये नहीं की कि टेट्राहेड्रल के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, या तो sp3 या dsp2। dsp2 का मतलब है स्क्वायर प्लेनर होगा हमेशा, sp3 का मतलब क्या है कि हमेशा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपके पास होगी। इसके बाद क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसको हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन को निकालेंगे। देखो वीबीटी की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी वीबीटी के क्वेश्चंस को कैसे आप याद करने वाले हो, ध्यान से मेरी बात को सुनना कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन को एक्यूरेटली निकालोगे। आपको 2-3 बातों को मेरी ध्यान से अगर आपने याद रख ली तो आप हाइब्रिडाइजेशन को वीबीटी से बिल्कुल 100% सही निकालोगे। पहली बात क्या है कि आपके पास दो चीजों को याद रखना जब भी बात आए कि अमोनिया प्लस टू में पेयरिंग नहीं करता, पेयरिंग नहीं करता। पहली बात आपको ये याद रखनी है, अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता। ये ट्रिक है, अगर ये दो पॉइंट्स आपने याद कर लिए तो यहां से हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन 100% हो जाएगा। वहां पर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स को एक्सेप्शन में याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो क्या है, अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता और कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैलाइड्स को छोड़कर सभी के साथ पेयरिंग करता है, सभी के साथ आपके पास क्या करता है, पेयरिंग करता है। ध्यान से सुनना, हैलाइड कौन से होंगे, फ्लोराइड होगा, क्लोराइड होगा, ब्रोमाइड होगा, आयोडाइड होगा, HCN नेगेटिव होगा, अजाइड आपके पास होगा। इनको छोड़ के बाकी अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो सबके साथ क्या करता है, पेयरिंग करता है। दो बातें हैं, मेरे साथ बोलो, साथ बोलोगे डेफिनेटली याद हो जाएंगी। पहला पॉइंट क्या है, अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता, अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता, कोबाल्ट +3 हैलाइड को छोड़ के सभी के साथ पेयरिंग करता है। अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता मतलब जब अमोनिया एज अ लिगेंड दिया है, मेटल आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो पेयरिंग नहीं करेगा। लेकिन होना क्या चाहिए था कि आपके पास अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हमेशा पेयरिंग होनी चाहिए थी। लेकिन ये दो बातें हैं जो हम एक्सेप्शन में याद करते हैं, आपको एक्सेप्शन याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ दो बातों को याद रखो, सारे कॉम्प्लेक्सेस इसी में आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा।
आएगा। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहे आप कंपटीशन की बात करोगे, आपके नीट के एग्जाम है, आईआईटी के आपके पास एग्जाम है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पहली बात क्या है, अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता। अब आपके पास अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता, मेरे साथ बोलो, अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता। कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैलाइड को छोड़ के सभी के साथ पेयरिंग करता है। कोबाल्ट +3 में हैलाइड को छोड़ के सभी के साथ पेयरिंग करता है। ये 2 पॉइंट अगर आपने पकड़ लिए ना, तो यहां से क्वेश्चन आपको कुछ भी इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या है, मेरे पास पहला क्वेश्चन है, पहले में क्या है, COF63 नेगेटिव है। सबसे पहला काम क्या होता है कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। मेटल का ऑक्सीडेशन, मेटल क्या है, कोबाल्ट है। कैसे निकालते हो, कोबाल्ट को X मानोगे, फ्लोराइड पे -1 चार्ज होता है, तो 6 फ्लोराइड है तो -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है, -3 है। तो कितना हो जाएगा, X इक्वल टू -3, आपके पास -3 +6 हो जाएगा। यहाँ -6 है तो इधर जाएगा, इक्वल टू के +6 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई, +3 आ गई। सबसे पहला काम क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का है। फिर आपको चेक करना है सेकंड काम कि लिगेंड क्या दे रखा है। लिगेंड देखो मेरे पास क्या है, फ्लोराइड है। एक बात का ध्यान रखना, अगर 2 सिचुएशन देखने को मिलती है, कहीं पर अमोनिया देखने को मिलता है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आपके माइंड में तुरंत ये वाला पॉइंट आ जाना चाहिए। अब देखो यहां पर क्या है, आपके पास कोबाल्ट है और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसका मतलब क्या है कि कोबाल्ट +3 में हैलाइड को छोड़ के सभी के साथ पेयरिंग करता है, और ये क्या है, हैलाइड है। इसका मतलब क्या है, हैलाइड में क्या करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा। बस आपको अगर कहीं पर ये पता चल जाए कि पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत ईजी है। फिर कुछ नहीं करना आपको, बस आपको क्या पता होना चाहिए, पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही, बस आपका काम खत्म। अब देखो आपके पास क्या है, आपने क्या देखना है कि कोबाल्ट +3 में हैलाइड को छोड़ के पेयरिंग नहीं करता। ठीक है, हैलाइड, ये हैलाइड को छोड़ के तो नहीं है, हैलाइड ही है, तो इसका मतलब हैलाइड में तो पेयरिंग नहीं करेगा। तो आपने एक चीज कंफर्म कर ली कि यहां पर पेयरिंग नहीं हो रही, बात खत्म। अगर आपको ये पता चल गया, आगे सबके अंदर प्रोसीजर सेम है। सबसे पहले क्या है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट की आपको क्या पता होनी चाहिए, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सबसे पहले स्कैंडियम, टाइटेनियम, आपके पास वेनेडियम, क्रोमियम, कलर करा के, ये आपके पास 3D सीरीज है। कैसे याद कर सकते हो, सचिन तेंदुलकर वाली कार मैंने फ्री में कलर करा के निखिल कुमार को बेची। दोबारा देखो, सचिन तेंदुलकर वाली कार मैंने फ्री में कलर करा के निखिल कुमार को बेची। सचिन का मतलब SC स्कैंडियम, तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर का मतलब टाइटेनियम, वाली का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, वेनेडियम, कार का मतलब क्रोमियम, मैंने का मतलब आपके पास मैंगनीज है। इसके बाद फ्री का मतलब यहाँ पर आयरन से है, फ्री में कलर का मतलब कोबाल्ट से है, निखिल का मतलब आपके पास Ni निकिल से है, इसके बाद कुमार का मतलब Cu से है, लास्ट में क्या है, जिंक आपके पास बच गया। सचिन तेंदुलकर वाली कार मैंने फ्री में कलर करा के निखिल कुमार को बेची। जिसको नहीं याद है वो याद कर सकता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कुछ भी नहीं बचता। क्या करना है, सिंपल है, S2 सब में रहेगा, D1, D2S2, D3S2, D4S2, D5S2, D6S2, D7S2, D8S2, D9S2 और D10S2। पहले ये लिखो, उसके बाद 2 को चूज करो, एक क्रोमियम को, एक कॉपर को। सिर्फ इन दोनों के अंदर चेंज है। यहाँ क्या है, D4S2 है। यहाँ पर क्योंकि हाफ फील्ड ज्यादा आपके पास स्टेबल होती है, तो कॉन्फ़िगरेशन D4 ना होकर क्या होती है, D5S1 आपके पास होती है। यहाँ क्या है, D9S2 ना होके क्या हो जाता है, D10S1 आपके पास होती है। बस 2 चेंजेस 3D सीरीज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी सब में सेम है। 1 2 3 5 6 7 8, यहाँ पर आपके पास क्या है, 10 है, वो आपके पास सेम रहेंगे। अब देखो आपके पास कोबाल्ट है। कोबाल्ट का क्या होता है, आपके पास D7S2 आपके पास, 3D74S2 आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपको क्या करना है, +3 का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया, क्या बन गया, 3D64S0 आपके पास बच गया।
ठीक है। अब देखो 3D का मतलब क्या है, आपके पास 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं d के अंदर, ये 3D है। इसके बाद 4s है, 4s के बाद क्या होता है 4p आपके पास होता है, ठीक है। 4p आपके पास है, आगे आपके पास क्या है, फिर से d ऑर्बिटल रहेगा 4d। अब देखो क्या करना है, अब ये किस में है, जब मेरे पास कोबाल्ट +3 में है। कोबाल्ट +3 का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन को डालो 1 2 3 4 5 और 6 आपके पास ऐसे। बहुत इजी है, एक ध्यान में रख लो, 2-3 को एक साथ करेंगे आपको बहुत इजी लगने वाला है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। पहले क्या किया है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद हमने गौर किया कि क्या ये इन दोनों रूल्स के अंदर आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग कर लिया कि पेयरिंग है या नहीं पेयरिंग है। नहीं आ रहे होते तो हम सीधा लिगेंड को देखते कि वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवाते, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कराते। तो मेन बात थी यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो रही है। फिर क्या किया आपने, मेटल लिखा, मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, D7s2 आपके पास है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया। पहले 2 आपके पास 4s से जाएंगे, फिर आपका D से जाएगा, तो क्या बन गया 3d6 4s 0 बन गया। इसी को रिप्रेजेंट कर दिया, 3D है, 3D के 5 ऑर्बिटल कर दिए, 4s में 1 ऑर्बिटल होता है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल है, d के अंदर अगेन 5 आपके पास है। अब देखो ये किसमें था, कोबाल्ट +3 में था, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन को डाल दिए। अगला काम क्या है कि मुझे कॉम्प्लेक्स लिखना है। कॉम्प्लेक्स कौन सा है, F63 नेगेटिव आपके पास है। ये आपके पास जो ओवरलैपिंग आपने जो भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करा है वो किसका किया है, कोबाल्ट +3 का किया है। अगर आप कॉम्प्लेक्स का करोगे, अब कॉम्प्लेक्स में जो आप कहते हो ना कि पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग नहीं हो रही है, वो सारा का सारा काम आपको किसके अंदर करके दिखाना होता है, इस कॉम्प्लेक्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करके दिखाना है। हमने क्या कहा कि पेयरिंग नहीं हो रही। पेयरिंग नहीं होने का मतलब क्या है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर अप नहीं करेगा। जो जैसा है उसको वैसे ही छोड़ दो, ऐसे का ऐसे छोड़ दिया। अब देखो मेरे पास 6 फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन कैसे ओवरलैप करेंगे, पहला यहां से करेगा, दूसरा कहां से करेगा, यहां से करेगा, तीसरा यहां से करेगा, फोर्थ यहां से करेगा, अगला फिफ्थ यहां से करेगा, सिक्स्थ आपके पास यहां से करेगा। इसका मतलब यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन बनकर आएगी वो क्या आएगी, पहले वाला S से है, फिर 3 P के हैं, फिर 2 आपके पास किसके हैं, आपके पास D के हैं, तो DsP3D2 आपके पास क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ध्यान से देखो, कुछ नहीं था, हाइब्रिडाइजेशन क्या था, पेयरिंग नहीं कराया तो इसको एज इट इज छोड़ दिया। मेरे पास क्या बना, DsP3D2 आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ गई। अगर क्वेश्चन पूछता कि COF63 नेगेटिव इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, D2sp3D2 आपके पास है, तो D आउटर शेल का इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये आपके पास कहलाएगा। अगली बात, अगर आपसे पूछता क्या ये कलर्ड है या कलरलेस है कंपाउंड, तो आप कैसे पता करते कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो कितना है, 1 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, 4 अनपेयर्ड, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 आपके पास हैं। अगर मिनिमम 1 भी आपके पास होता तो कैसा हो जाता, कलर्ड आपके पास हो जाता, और कैसा बिहेवियर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ये शो करेगा। कहां से पता चला है, सारी बातें आपको यहां से पता चली है। अगर आपसे ज्योमेट्री पूछता है, इसकी ज्योमेट्री बताओ क्या होगी, तो ज्योमेट्री का इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्री का मतलब क्या है, 6 आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर है, और हमने पढ़ा है चाहे sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, आपके पास ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। आपको पता है कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जब आप म्यू की वैल्यू √n × n+2 आप पुट करोगे तो वैल्यू कितनी निकल कर आती है, 4.92 बोर मैग्नेटोन निकल कर आपके पास आती है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट भी आपने बता दिया। अगला पूछा जाता है कि बताओ क्या ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। वो कैसे बताते हो कि पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही। अगर मैंने कहा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो का मतलब स्ट्रॉन्ग से होता है, पेयरिंग होती है, लेकिन यहां तो पेयरिंग नहीं हो रही। पेयरिंग नहीं होने का मतलब क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपके पास है। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहीं से मिल गए हैं। बस आपको यही काम हर क्वेश्चन के अंदर करना है, और एक इस पैटर्न से आप हर चीज यहां पर कैलकुलेट करके बता सकते हो। बस इतनी इजी आपके पास क्या है,
वीबीटी आपके पास है। अगला क्वेश्चन देखो, आगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कॉपी में जरूर लिखना मेरे साथ, सुनोगे तो समझ में कम आएगा, लिखकर देखोगे तो उतनी प्रैक्टिस अच्छे से होएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। वीबीटी से 3 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई के पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अगला देखो मेरे पास क्या है, कोबाल्ट है, मेरे पास क्या है, अमोनिया है, 6 है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या करना है, आपके पास अमोनिया है, जितने भी न्यूट्रल लिगेंड होते हैं सबके ऊपर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालती हूं, कोबाल्ट के लिए x माना, अमोनिया के लिए 0 हो गया, इक्वल टू +3 हो गया, तो x की ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज आपके पास कितना हो गया, +3 हो गया। इसका मतलब देखो मेरे पास क्या है, कोबाल्ट +3 में है। दोबारा रिमाइंड करो, कोबाल्ट +3 में हैलाइड को छोड़ के सभी के साथ पेयरिंग करता है। हैलाइड जो मैंने बोले थे उनमें से नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगी, आपके पास पेयरिंग होगी। अगर पेयरिंग होगी, फिर से सेम काम करना है। पहला काम क्या है, कोबाल्ट कितना होता है, 3d7 आपके पास 4s2, उसके बाद कोबाल्ट +3 क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या रहेगी, 3d6 आपके पास रहेगी। क्या करोगे, फिर से ये डिब्बे बनाओगे, किसके लिए बनाओगे, कोबाल्ट +3 के लिए बनाओगे, फिर s के लिए बनेगा, फिर आपके पास 4p के लिए बनेगा, फिर आपके पास क्या बनेगा, d के लिए आपके पास बनेगा। अब देखो मेरे पास कॉम्प्लेक्स का लिखना है, कोबाल्ट अमोनिया 6 है, ऊपर चार्ज कितना है, 3 पॉजिटिव है, इसके लिए ऑर्बिटल यहां पर बनेगा। अगला आपके पास ये वाले ऑर्बिटल्स आपके पास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। काम क्या करना था, कोबाल्ट +3 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 मेरे पास कर दिया। अब यहाँ पे क्या चीज है, पेयरिंग हो रही है। पिछले में पेयरिंग नहीं था, एज इट इज छोड़ दिया, अब आपके पास पेयरिंग हो रहा है। पेयरिंग का मतलब क्या है कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जाके क्या करता है, पेयरिंग करता है। जैसे ही इसके साथ पेयरिंग करेगा क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके पेयर अप हो जाएंगे। अगला क्या है, ये लास्ट सेकंड वाला क्या करेगा, इसके साथ पेयर अप करेगा, तो यहां पर क्या हो गया, ऐसे पेयर अप हो गया। तो पेयरिंग का मतलब क्या था, इससे था। अब पेयर अप हो गया। अब आपको बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पेयरिंग होने या नहीं होने से वो यहां से डिसाइड हो जाता है। अब देखो मेरे पास कितने चाहिए, मुझे आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने चाहिए, अमोनिया के साथ ओवरलैप करने के लिए 6 चाहिए। 6 का मतलब क्या है कि पहला अमोनिया के साथ यहां करेगा, सेकेंड यहां करेगा, थर्ड यहां, फोर्थ यहां, फिफ्थ यहां, सिक्स्थ यहां। तो देखो पहला कहां कर रहा है, डी वाले में कर रहा है, तो क्या बन गया, D2sp3 आपके पास हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपके पास हो गया। देखो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपके पास हो गया। देखो ध्यान से बात सुनो, इनर का मतलब क्या कहती थी, n-1th शेल। यहां देखो 3D है, लास्ट वाले में sp3d2 था, वहां 4D वाला आपके पास था, वो nth है, वहां 4 था, यहां पर 3D आपके पास है। तो इस बात का गौर करना है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब बात पूछें कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, क्या देखोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे, इस कॉम्प्लेक्स वाले के अंदर देखोगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 हैं। क्यों, क्योंकि तीनों के तीनों पेयर्ड हैं आपके पास। तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। तो इसका मतलब क्या करेगा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। साथ के साथ क्या होगा, आपके पास क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटोन निकालोगे, आपसे मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछ लेता है तो भी क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 0 है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 बोर मैग्नेटोन आ जाएगा। तो हर प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इसी क्राइटेरिया को काम करके आप इसको यूज कर सकते हो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आंख बंद करके ज्योमेट्री, चाहे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो, हमेशा क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल आपके पास रहेगी। ठीक है, आई होप आप कर सको इन सभी के सभी एग्जाम्पल्स को। एक एग्जाम्पल और करके बताती हूं, बाकी सब आपको ट्राई करने हैं, सिर्फ हिंट दूंगी आपको मैं, बाकी सभी आपको ट्राई करने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मेरे पास ये वाला ले लेते हैं, वैनेडियम है, CN6 आपके पास है, 3 नेगेटिव है।
पहला काम क्या करना है, वेनेडियम इसको x मानेंगे, -6 होगा इक्वल टू -3 होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3, आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब देखो वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आपके पास D3S2 होता है, 3D3 4S2 आपके पास। मैंने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन S से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 3D से जाएगा, तो क्या बचा 3D2 4S0 आपके पास बच गया, किसके अंदर, जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। घबराना नहीं है इस क्वेश्चन से। कुछ बच्चों को ये अटपटा लगता है कि मैम इसमें क्या होगा, ध्यान से सुना, बहुत इजी है। किया आपने काम, उसके बाद क्या काम करते हैं, वेनेडियम के लिए फिर से क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स को बनाते हैं। आपने ऑर्बिटल्स को बनाए, ये 3D है, 4s है, ये आपके पास 4p है। वेनेडियम +3 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया। आगे देखो, यहां पर देखो ना तो अमोनिया है ना कोबाल्ट +3, इसका मतलब रूल कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ क्या देखना है कि आपके पास लिगेंड कैसा है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करा देनी है, वीक फील्ड लिगेंड है तो आपको पेयरिंग नहीं करानी। तो देखो साइनाइड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपके पास है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका मतलब क्या कराओगे, पेयरिंग यहां पर कराओगे। तो आपको क्या कराना चाहिए, पेयरिंग कराना चाहिए। अब देखो मेरी बात, अब मेरे पास क्या है, वेनेडियम CN6 आपके पास है, 3 नेगेटिव आपके पास है। बकायदा आपके पास होना क्या चाहिए था, देखो जितनी वेरिएशन क्वेश्चंस के अंदर आती है, जितना टिपिकल आपके पास आता है, वो सब मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपने ये वाले एग्जाम्पल कर लिए तो आप कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए, आप वहां पर मार नहीं खाओगे वीबीटी से। ध्यान से देखो, 4s है, ये मेरे पास क्या है, 4p है। आपको एक चीज पता है, अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 साइनाइड आपके पास जुड़े हुए हैं वेनेडियम से, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 2 ही तरह की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, या तो D2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा। अब देखो एक चीज आपको दिखाई दे रही है कि D वाले खाली तो हैं, डी वाले खाली हैं, तो ऑब्वियसली कौन सा आपके पास इंक्लूड होगा, D2sp3 आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि इन दोनों के सिवाय कोई पॉसिबल नहीं है। अब आप कहोगे मैम पेयरिंग होना था, आप इसको क्या करा दो, पेयरिंग करा दो। ठीक है, मैंने पेयरिंग करा दी, लेकिन देखो यहां पर 3 ऑर्बिटल ऐसे ही पड़े हैं, एक पे, अब बच्चे यहां पर 3 बेंच हैं, क्या करेगा, क्या एक ही छोटी सी चेयर पे 3 बच्चे बैठना पसंद करेंगे, 2 बच्चे बैठना पसंद करेंगे, जब 2 वाले आपके पास खाली है। हम क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां डालो, अगला इलेक्ट्रॉन क्या डालो, यहां पर आप डालो, ताकि आपके पास सिस्टमेटिक आपके पास बैठे, यहां पर क्राउडिंग ना बढ़े, रिपल्शन आपके पास ना देखने को मिले। तो यहां पर नॉर्मली अगर यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो हम पेयरिंग कराते, लेकिन यहां पर क्या है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हो रही है, ये वाले ऑर्बिटल खाली है आपके पास, तो इसको पेयरिंग ना दिखा के इसको ऐसे ही हम दिखाते हैं। अगर मैं यहां से पूछती हूं पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, आप क्या कहोगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आपके पास हैं, तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आपके पास होगा, क्योंकि हम कहते हैं अगर नॉन जीरो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी शो करता है, पैरामैग्नेटिक शो करता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे टिपिकल जो क्वेश्चन थे हमने सबसे पहले वही किए हैं। अगर आपको ये आ गए तो पूरी वीबीटी में आप कहीं पर भी, चाहे कंपटीशन में बैठे हो, सीबीएसई के पेपर में बैठे हो, आप यहां से क्वेश्चन को मिस बिल्कुल नहीं करोगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कर सकते हो। अब यहां से D2sp3 हो गया, इनर ऑर्बिटल आपके पास हो गया, बाकी सभी प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हो, यहां से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद एक क्वेश्चन को और देखते हैं फटाफट से। देखो अगला क्वेश्चन, देखो हमारे पास, ये देख लो, आपके पास आयरन है, CN6 आपके पास है, 4 नेगेटिव है। देखो यहां पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब ना तो अमोनिया का केस आपको देखना है, ना कोबाल्ट +3 देखना है। यहाँ पे क्या है, साइनाइड है, आयरन है, तो इसका मतलब आपको बस नेचर देखना है। साइनाइड है तो इसका मतलब कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपको क्या करानी है, पेयरिंग करानी है। अब देखो आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, आयरन के लिए x माना, साइनाइड पे -1 चार्ज है तो -6 हो गया इक्वल टू -4, x की वैल्यू कितनी आ गई, -4 + 6 आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, +2 आ गई। अब देखो आपके पास आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 3d6 4s2 होती है। 2 इलेक्ट्रॉन को निकालो, आयरन +2 में कितना हो गया, 3d6 आपके पास हो गया। हमने देखो पहले क्या किया, 1 2 3 4 5 आपके पास,
फिर आपके पास 3 O, ये 4p है, 4s है, 3d है। पहला काम क्या करना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन डालने, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या करना है, आयरन CN6 आपके पास है, 4 नेगेटिव है। यहां ध्यान से देखो, अब क्या करना है, पेयरिंग हो रही है। पेयरिंग का मतलब क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। जब मैं कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो क्या होगा, आपके पास 1 2 3 4, ये आपके पास इधर, आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को आपने कंट्रीब्यूशन किया, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के अंदर दिखाया, तो क्या हो गया, दोनों के दोनों ने पेयरिंग कर ली। कौन खाली हुआ, डी के खाली हो गए। 6 आपको कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है, तो क्या हो जाएगा, D2sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। सिंपल, ठीक है। बाकी चीजें बता सकते हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, डायमैग्नेटिक शो करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट 0 बोर मैग्नेटोन हो जाएगा। आपके पास प्रॉपर्टी, कलर्ड प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ये सारी बातें आप यहाँ पर बता सकते हो, इजी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑक्जेलेट है, कुछ नहीं करना। ऑक्जेलेट कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड आपके पास होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ऑक्जेलेट पे क्या आता है, 3 चार्ज आएगा, और आपको पता है कोबाल्ट +3 इनको छोड़ के सभी के साथ पेयरिंग करता है, तो इसका मतलब आपको कराना क्या है, यहाँ पर पेयरिंग करानी है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद एनसीईआरटी के जितने आपको कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं सबको उठाओ, सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाओ। अब डेफिनेटली मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूं, अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स समझ में आ गए, अगर आपको ये क्राइटेरिया समझ में आ गया, तो आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए, किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन को, किसी के भी नेचर को आप गलत नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली उसको बिल्कुल एक्यूरेटली हैंडल करोगे, ठीक है। ये सबसे मुश्किल वाले क्वेश्चन थे, जो आप जनरली क्या करते हो, कॉम्प्लेक्सेस को याद करते हो कि अच्छा ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसमें तो एक्सेप्शन वाला है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है। और याद करने में क्या होता है, हम कई बार चार्ज को गलत याद कर लेते हैं, कई बार हम लिगेंड को याद करना गलत याद कर देते हैं। तो बेटर है कि आप इन 2 पॉइंट्स को याद रखो, आपको कोई भी एक्सेप्शन याद करने की यहां से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले की बात करते हैं, उसके कंसेप्ट को देखने की कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो ये 3 कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, यहाँ की प्रैक्टिस होने के बाद आपका पूरा वीबीटी कंप्लीट हो जाएगा। देखो निकिल प्लस आपके पास पहला कंपाउंड है, निकिल के साथ Cl4 2 नेगेटिव है। पहला काम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का करते हैं। निकिल के लिए x माना, क्लोराइड पे -1 चार्ज आपके पास है, 4 दिए हैं तो -4 इक्वल टू -2 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 + 4, इसका मतलब x की वैल्यू +2 आपके पास आ गई। क्या करते हो, निकिल की आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 आपके पास है। निकिल +2 अगर आपने किया तो कितना बना, 3d8 आपके पास 4s0 बन गया। पहला काम क्या करते हो, निकिल +2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ऑर्बिटल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करोगे इलेक्ट्रॉन्स का। ये 3d हो गया, ये 4s आपके पास हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, 4p हो गया। अब देखो यहां पर क्या है, निकिल +2 आपको करना है, कितना है, 3d8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास। मेन बात क्या थी कि मेरे पास क्या है, क्लोराइड है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, निकिल यूज हो रहा है, कोबाल्ट +3 आपके पास नहीं है, अमोनिया आपके पास नहीं है, तो सिंपल बिहेव देखना है। कैसा देखना है, आपके पास क्लोराइड है, इसका मतलब कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड के अंदर पेयरिंग नहीं होगी, इसका मतलब जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, पेयरिंग नहीं करेगा। तो आपके पास क्या हो जाएगी, 4 आपको कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, 4 ओवरलैप कराने हैं लिगेंड, तो पहला यहां पर जाएगा, सेकंड यहां पर, थर्ड यहां पर, फोर्थ यहां पर, तो क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपके पास हो जाएगी। और आपको पता है अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल आपके पास हो जाएगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। सारी चीजें आप यहीं से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद देखो सेकंड आपके पास है, निकिल आपके पास है, CN4 2 नेगेटिव है। फिर से क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, +2 आपके पास आएगी। सेम चीज है, आपके पास बस क्या दिया गया है, साइनाइड दिया गया है। साइनाइड का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास साइनाइड है तो इसका मतलब पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग का मतलब क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर जाकर पेयर अप करेगा। अगर ये पेयर अप करेगा तो खाली कौन सा होगा, डी से खाली हो जाएगा, तो 1 2 3 4 4 ओवरलैप कराने हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, डी
sp2 आपके पास हो जाएगी। शेप कैसी हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। सिंपल था, ये वाला ध्यान से देखो। निकिल के साथ अमोनिया 4 है, +2 आपके पास है। आपको पता है अमोनिया पे चार्ज कितना होता है? 0 आपके पास होता है, तो क्या हो जाएगा आपके पास? x की वैल्यू +2 आ गई। मेन बात क्या थी कि अमोनिया कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन अमोनिया का एक्सेप्शन मैंने बोला था याद करने के लिए। पहला रूल याद करो, अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता। अमोनिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें है? +2 के अंदर है, तो यहां पर पेयरिंग नहीं होगी। और अगर पेयरिंग नहीं होगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? sp3 आपके पास निकल कर आ जाएगी। इस बात का बस आपको यहां पर ध्यान रखना था, ठीक है। तो यहां से वीबीटी के सभी क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो। सबको एक बार लिख कर देखना, जितनी एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है उनको करके देखना। लास्ट में 2 बातें हम वीबीटी की लिमिटेशंस पर कर लेते हैं। देखो लिमिटेशंस क्या थी, इसने ये नहीं, ये तो बता दिया ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, क्यों है, कैसे है, कब कहां पर बिहेव करेगा, पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, ठीक है। फेरी मैग्नेटिक है, सिर्फ 2 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र किया है। अगर पेयर्ड आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो डायमैग्नेटिक होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट होगा तो क्या होगा आपके पास? पैरामैग्नेटिक होगा। इसने एंटी फेरोमैग्नेटिक जो फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं उसके बिहेवियर के बारे में नहीं बताया, फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताया, कलर्ड प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ते हैं आगे चल के, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तो बहुत सारी ये सारी की सारी इसकी क्या है? लिमिटेशंस आपके पास वीबीटी की हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वीबीटी आपके पास कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। सबकी प्रैक्टिस करना, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। अगले लेक्चर में CFT के बारे में जिक्र करेंगे। थैंक यू।